आज हम करने वाले हैं मर्केंटलिस्ट व्यूज ऑन ट्रेड। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि इकोनॉमिक्स को साइंस के फॉर्म में स्टडी किया जाने लगा था 1776 में एडम स्मिथ की बुक के साथ। तो ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ से इकोनॉमिक्स को एक्चुअली साइंस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी किया जाने लगा था। एडम स्मिथ की बुक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब क्या हुआ, कई सारे पब्लिकेशंस इंटरनेशनल ट्रेड को लेके इस टाइम से पहले भी हो चुके थे। 1776 से पहले काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रेड को लेके काफ़ी कुछ लिखा जा चुका था। इसका रीज़न था, कई सारे नेशंस ऐसे थे जो इस पीरियड से पहले ही उन नेशंस में कन्वर्ट हो चुके थे जिस टाइप के नेशंस हम आज देखते हैं, जो मॉडर्न नेशंस हैं, जिस तरीके के इकोनॉमीज कंट्रीज़ हम आज देख रहे हैं। कई सारे नेशंस उस टाइम से पहले भी, इस टाइम से पहले भी उन तरीके के नेशंस में कन्वर्ट हो चुके थे, जिसके अंदर आ जाता है इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल एंड नेदरलैंड्स। तो ये सारे कुछ नेशंस हैं एग्जाम्पल जो ऑलरेडी उस पीरियड में मॉडर्न नेशंस में कन्वर्ट हो चुके थे। अब क्या हुआ, इस पीरियड में काफ़ी कुछ लिखा गया। इस पीरियड से पहले भी, एडम स्मिथ की बुक के आने से पहले भी काफ़ी कुछ लिखा गया था इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर 17th एंड 18th सेंचुरी में, कुछ लोगों के थ्रू, जिन लोगों के व्यूज़ को कहा गया मर्केंटलिज्म। उन लोगों की जो फिलॉसफी थी ट्रेड को लेके, उसको ही हमने कहा मर्केंटलिज्म। अब ये लोग थे कौन? ये लोग थे मर्चेंट्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साथ में फिलोसफर्स। तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, कई सारे एसेज लिखे, कई सारे पैम्फलेट छपवाए। तो उनमें जो इनके व्यूज़ नज़र आए, उसको ही हम, उसी व्यू को हम कहते हैं मर्केंटलिज्म। अब इनके व्यूज़ थे क्या? इनके व्यूज़, जो व्यूज़ हम आज में देखेंगे, आज जो हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचते हैं, उनसे बहुत ही डिफरेंट थे। कैसे डिफरेंट थे? सबसे पहली बात थी, इनका ऐसा मानना था कि अगर आपको एक नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक नेशन को स्ट्रॉन्ग और रिच बनाना है, तो क्या तरीका होगा? तरीका ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान का एक्सपोर्ट करें और हम कम सामान का इंपोर्ट करें। इससे क्या होगा? इससे दूसरे देशों से हमारे देश में गोल्ड और सिल्वर बहुत ज़्यादा आएगा। और इनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी कंट्री के पास में जितना ज़्यादा प्रेशियस मेटल होगा, जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा, वो नेशन उतना ही ज़्यादा रिच और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट के कंट्रोल को बहुत सपोर्ट किया। इनका मानना था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, और साथ में ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते थे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी हर किसी को एनकरेज किया जाए कि वो अपने देश का सामान यूज़ करे, दूसरे देश का सामान यूज़ ना करे, क्योंकि अगर आप दूसरे देश का सामान यूज़ करेंगे तो उन कंट्रीज़ के सामान की डिमांड बढ़ेगी और हमारे कंट्री में ज़्यादा इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे कंट्री से गोल्ड और सिल्वर फिर दूसरे कंट्री में जाएगा। तो ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करते थे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो ट्रेड होता है वो एक ज़ीरो सम गेम होता है। ज़ीरो सम गेम का मतलब कि अगर दो नेशंस हैं, तो अगर दो नेशंस हैं तो ट्रेड में बेनिफिट तभी होगा, एक कंट्री को, एक नेशन को ट्रेड में बेनिफिट तभी हो सकता है जब दूसरे नेशन को नुकसान हो। तो एक नेशन का नुकसान दूसरे देश का बेनिफिट है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा ट्रेड बेटर हो, तो दूसरे का ट्रेड बेकार होना पड़ेगा, यानी हमको अपने एक्सपोर्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, उनसे इंपोर्ट कम करना होगा। जब हम इंपोर्ट कम करेंगे तो दूसरे नेशन का नुकसान होगा, और जितना नुकसान उनको होगा उतना बेनिफिट हमको होगा। तो इनका ये आइडियोलॉजी था। ठीक है। ओके, अब है, आज हम क्या चीज़ डिफरेंट सोचते हैं, उनसे क्या सोच हमारी डिफरेंट है। आज के टाइम में हम ऐसा नहीं मानते कि किसी कंट्री के पास जितना प्रेशियस मेटल होगा वो कंट्री उतना रिच होगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं, या उतना स्ट्रांग होगा।
आज हमारा मानना है कि जिस कंट्री के पास में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, इन द सेंस जितने ज़्यादा लोग हैं, जितना मैन मेड और नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, उतना ज़्यादा वो कंट्री प्रोग्रेस करता हुआ दिखेगा, उतना ज़्यादा वो कंट्री रिच और पावरफुल होगा। अब क्यों होगा ऐसा? जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा, जितना ज़्यादा रिसोर्स होगा उतना ज़्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जा सकेगा, और जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया जा सकेगा उतना ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जाएगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस नेशन का उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो आज की डेट में हम ऐसा मानते हैं, जिस नेशन के पास में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज़्यादा वो नेशन रिच और स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मर्केंटलिस्ट जो थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। अब लास्ट चीज़ है, तो क्या अगर जो आज हम डिफरेंट चीज़ सोचते हैं तो क्या बिल्कुल इसका रेलेवेंस ख़त्म हो चुका है जो मर्केंटलिस्ट के व्यूज़ थे, या कुछ अभी भी रेलेवेंस है? तो हम बोलते हैं अभी भी रेलेवेंस है। हालांकि कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट अलग तरह से सोचते हैं, नई थियरीज आ चुकी हैं, पर फिर भी अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं उस बेसिस पे हम ऐसा पाएंगे कि अभी भी मर्केंटलिस्ट के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हैं। कैसे रेलेवेंट है? हम देखते हैं आजकल कई सारे नेशंस फेवर करते हैं फ्री ट्रेड को। कई सारे कंट्रीज़ हैं जो बोलते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, हमको कोटा को फिनिश कर देना चाहिए, साथ में टैक्सेशन को कम से कम कर देना चाहिए। ऐसा हम सब सुनते रहते हैं, पर फिर भी आज हम ज़्यादातर नेशंस, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, दोनों किस्म के नेशंस में ये सिमिलैरिटी देखेंगे कि वो सब किसी न किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस का वे डिफरेंट हो सकता है, पर वो किसी न किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाते हैं ताकि उनके लोगों को ज़्यादा जॉब मिले। इन सब चीज़ों को सोच के उनके देश में ज़्यादा पैसा आए हर तरह से। तो अभी बोलने वाली बात है कि हम बहुत बोलते हैं फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पर असल में चाहे कंट्री डेवलप्ड हो चाहे डेवलपिंग हो, दोनों कंट्रीज़ में हम कई सारे तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आज की डेट में भी देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा किया जाता है डोमेस्टिक जॉब्स जो है उसको बचाने के लिए, डोमेस्टिक जॉब्स को बचाने के लिए फॉरेन कंपटीशन से। ऐसा ही बोला था, हमारे जितने मर्केंटलिस्ट थे उनके व्यूज़ भी इसी तरह से थे। तो अब जब जो डेवलप्ड नेशंस हैं, हमको पता है इंडिया में कई सारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, कई सारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा सस्ती प्रोवाइड होती हैं। तो कई सारे डेवलप्ड नेशन जो हैं वो आउटसोर्सिंग करते होते हैं और इंडिया के बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से काम मिलता है, जिसकी वजह से कई सारे नेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको ये बात कई सारे नेशंस को पसंद नहीं आती है कि इन कंट्रीज़ को ज़्यादा ठीक है काम मिल पा रहा है। अब क्या हो रहा है? तो वो चाहते हैं उनकी डोमेस्टिक जॉब्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हों। तो इस वजह से कई बार ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। कितना ही बोला जाए फ्री ट्रेड, पर एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो एक तो है कि फॉरेन कंपटीशन से अपने नेशन को हम बचा लें और जॉब्स बचा लें, ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से अपने देशों में जॉब्स बचा लें, साथ में डोमेस्टिक हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं ऑलरेडी, जो अच्छा काम कर रही हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको और ज़्यादा एनकरेज करें। तो इसके लिए कई सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, और यही कुछ आर्ग्यूमेंट्स मर्केंटलिस्ट दिया करते थे। तो हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मर्केंटलिस्ट के व्यूज़ आज की डेट में कम्प्लीटली इररेलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस आज भी देखने में आएगा। तो हम कहते हैं कि मर्केंटलिज्म दो डिक्लाइनिंग, कि मर्केंटलिज्म हालांकि कम तो हो रहा है, उन विचारों से अग्री करने वाले लोग कम हो रहे हैं, और उनका जो विचार था उसको जो हम देख रहे हैं आजकल ट्रेड में, वो भी डेफिनेटली कम हो रहा है, पर हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि वो ख़त्म हो चुका है। वो अभी भी ज़िंदा है, उनके विचार अभी भी ज़िंदा है, और हम देख सकते हैं, और बिल्कुल सही है।
तो हम बोलते हैं मर्केंटिलिज्म दो डिक्लाइनिंग, हालांकि कम हो रहा है, पर जिंदा है और बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। ओके, दैट्स इट।